समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीईटी ग्रेजुएशन 2024 का। तो जी हाँ, नोटिफिकेशन आ गया है। 3 से 4 मिनट ही हुए जब मैं वीडियो बनाने लगा हूँ, तब ये नोटिफिकेशन रिसीव हो गया है वेबसाइट पर। चलिए, कौन कौन से एग्जाम होंगे? तो टोटल 11 एग्जाम्स होंगे सीईटी ग्रेजुएशन पर बेस्ड। क्या रहेगी एलिजिबिलिटी, पूरा वीडियो देखेंगे तसल्ली से। ठीक बात है, ये बात तो समझ में आ गई कि ग्रेजुएशन का एग्जाम है तो ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये बात तो क्लियर है। ठीक बात है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ये व्हाट्सएप पे कांटेक्ट नंबर है, आप जब चाहें जब कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक बात है। चलिए, यदि हम बात करें, ये रहा हमारा व्हाट्सएप का नंबर, ये रही इंस्टा की आईडी, ठीक है, और ये रही इंस्टा और टेलीग्राम की आईडी। आप सब जगह फॉलो कर सकते हैं। अब बात मुद्दे की करते हैं, उससे पहले मैं आपको एक और बड़ी खुशखबरी दे दूं। जो एलडीसी 2024 के बच्चे हैं जिनका एग्जाम है 11 अगस्त को, सबसे पहले उनको ऑल द बेस्ट। ठीक बात है, पेपर अच्छे से करना है, कोई नर्वसनेस नहीं रखनी है। फिर आपका जो सेकंड फेज होगा जिसमें टाइपिंग आएगी और एफिशिएंसी आएगी, तो वो एफिशिएंसी वर्ड और एक्सेल, टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिखाने वाला हूँ यूट्यूब पे। 15-16 अगस्त से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक बात है, तो ये आपको ज्वाइन कर लेना है यूट्यूब। चलिए, इसके बारे में मैं अलग से आपको एक वीडियो बना दूंगा कैसे क्या करना है। अभी बात करते हैं हम सीईटी की, जो आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ठीक बात है। चलिए, तो ये है नोटिफिकेशन सीईटी का। सीईटी के नोटिफिकेशन को ध्यान से देखते हुए चलेंगे बारीकी से, तो देखेंगे। देखो, ये 6 अगस्त का है। विज्ञापन संख्या 1024। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है स्नातक स्तर का। ठीक बात है, तो ऑनलाइन ही आवेदन इसके मांगे गए हैं आपसे। टोटल 11 एग्जाम से, टोटल कितनी एग्जाम से? 11 एग्जाम्स जो सीईटी बेस्ड होंगी, सीईटी ग्रेजुएशन बेस्ड होंगी। ठीक है, वो 11 कौन कौन सी, इनके नाम यहाँ पर लिख रखे हैं, मैं आपको पूरा पढ़ के सुना देता हूँ। पहली है राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा, प्लाटून कमांडर। फिर आती है राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा में, एक तो जिलेदार और पटवारी, 2 वैकेंसी यहाँ पर निकलेगी। राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की कनिष्ठ लेखाकार, जूनियर रेवेन्यू अकाउंटेंट वाली जो निकली थी जेआरए वाली, वही सेम। ये टीआरए वाली वही सेम। ठीक बात है। चलिए, राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा की निकलेगी पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता। फिर पर्यवेक्षक की निकलेगी राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा की। कारागार अधीनस्थ सेवा में उप जेलर, डिप्टी जेलर। राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा के छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2। और राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर की पटवारी वैकेंसी। राजस्थान पंचायती राज की ग्राम विकास अधिकारी, ये जो सचिव साहब, इन्होंने कल ही अपडेट दिया था इस एग्जाम के बारे में। ठीक है, ट्विटर पर इन्होंने कल अपडेट दिया था, आपको पता हो तो रात को मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सब चीजें पता चल जाएंगी टाइम टू टाइम। ठीक बात है। उसके बाद हम बात करें कृषि विपणन बोर्ड की, तो यहाँ पर भी एक कनिष्ठ लेखाकार की। तो टोटल 11 सेवाएं हैं, और 11 सेवाओं में देखो यहाँ पर 2 हैं, तो टोटल 12 वैकेंसी होगी। आप ऐसा समझ के चल सकते हैं। ठीक है, तो ये स्नातक स्तर में है, इसका इन्होंने नोट लगा दिया है कि ये समान पात्रता स्नातक में शामिल किया गया है। अब सामान्य दिशा निर्देश देखें एक बार के लिए, तो देखना, एक पात्रता परीक्षा होगी, सुसंगत सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाएगी। किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने तथा स्कोर अर्जित कर लेना मात्र उसे नौकरी की गारंटी नहीं देगा। ये तो आप क्या है, एलिजिबल होंगे इन एग्जाम्स के लिए। ये जो ऊपर एग्जाम्स लिख रखी है ना, यदि आपका हो जाता है इसमें सीईटी में, तो आप फिर ये एग्जाम दे पाएंगे, वरना आप दे ही नहीं पाएंगे। तो सीईटी पास होना इसका मतलब ये नहीं कि जॉब की गारंटी, ये इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है। अभ्यर्थी को भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा, उसे अर्हित करना होगा। सुसंगत सेवा नियम में अधिकथित अन्य कसौटी भी पूर्ण करनी होगी। सीटी स्नातक स्तर में सम्मिलित सेवाओं के पदों पर भर्ती के लिए विभागीय नियमों परीक्षा प्रणाली के अनुसार अलग से भर्ती परीक्षा का
आयोजन किया जाएगा। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसमें अभ्यर्थी को चयन श्रेणीवार रिक्त पदों के अनुसार वरीयता के आधार पर किया जाएगा। मुख्य भर्ती परीक्षा का आयोजन और भर्ती की कार्यवाही उस सेवा के सेवा नियमों के अनुसार की जाएगी। अब हम सबको पता है कि सीईटी हर साल में कम से कम एक बार आयोजित की जाती है, तो वही लाइन इन्होंने लिखी है कि सीईटी ग्रेजुएशन वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी, और जब इसका स्कोर कार्ड आ जाएगा तो उसके दिनांक से एक वर्ष के लिए वो स्कोर कार्ड वैलिड रहता है। ठीक बात है, तो यही चीज है। अब देखो फोर्थ पॉइंट समझ लो कि आप समान पात्रता परीक्षा में कितनी भी बार दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपकी एज होनी चाहिए। अभ्यर्थी के पास समान पात्रता परीक्षा में अपना स्कोर सुधारने का अवसर होता है। किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में सम्मिलित पदों के लिए आने वाली परीक्षा से पूर्व का सर्वोत्तम उपलब्ध स्कोर मान्य होगा, अगर स्कोर की वैधता समाप्त नहीं हुई है तो। ठीक है, कुल मिला के स्कोर जैसे ही जारी हुआ, मान लीजिए 12 अगस्त 2024 को स्कोर कार्ड जारी हो रहा है, तो वो 11 अगस्त 2025 तक वैलिड रहता है। उसके बाद कोई भी वैकेंसी आती है तो नई सीईटी पे बेस्ड होती है। तो यही चीज इन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और सेकंड पेज देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है इन्होंने। भैया देखो, ये नया नियम अभी लागू किया है। सीईटी स्नातक में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहता है तो वह आगे उपस्थित होने का पात्र नहीं होगा, और अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों को 5% तक क्षतिपूर्ति उपलब्ध होगा। मतलब आपको कितने लाने हैं, कुल मिला के 40% लाने हैं, और बाकी एससी वालों को 35%, एससी एसटी को क्या लाने, 35% लाने। ठीक बात है। चलिए, शैक्षणिक अर्हता, आयु, अनुभव आदि वही होने चाहिए जो मांगे गए। ठीक बात है। चलिए, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कैसे करना है, एसएसओ आईडी से करना है, सबको पता है। डेट क्या रखी गई है वो देख लेते हैं हम। ये सब चीजें आपको पता है कैसे करना है। ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक बात है। अब देखो इस बार क्या किया है इन्होंने, ओटीआर को भरना है ध्यान से, और इसमें क्या करेंगे अब की बार, ओटीआर ई केवाईसी सेक्शन में अपना लाइव फोटो व हस्तलिपि नमूने को अपलोड करना होगा, और अब सर्वप्रथम स्वयं का ओटीआर बनाना होगा। एक बार ये पंजीकरण शुल्क जमा कराना होगा। एक बार ओटीआर फिल करते वक्त पंजीकरण शुल्क लगता है, उसके बाद आप कोई सा भी एग्जाम दें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बोर्ड द्वारा इस परीक्षा से साफ साफ लिखा हुआ है, इस परीक्षा से ओटीआर में अभ्यर्थियों की लाइव फोटो खींचकर दर्ज किए जाने और अभ्यर्थियों की स्वयं की हस्तलिपि का नमूना अपलोड करवाए जाने का निर्णय लिया गया है। यदि अभ्यर्थी का पूर्व में ओटीआर बना हुआ है तो उसे ओटीआर को अपडेट करना होगा। ठीक बात है, तो ओटीआर को अपडेट करना है, लाइव फोटो आपकी कैप्चर की जाएगी। लाइव फोटो व हस्तलिपि नमूने को एक बार सबमिट ई केवाईसी करने के बाद बदला नहीं जा सकता। क्लियर है? चलिए, अब देखो, आवेदन आवेदक को आवेदन पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो 1 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, वो भी अपलोड करनी होगी। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में शारीरिक दृश्य चिन्ह विजिबल बॉडी मार्क भरना अनिवार्य है। ठीक है, अब देखो आप कैसे कैसे कर सकते हैं सब हम देखेंगे। सत्यापन कैसे करेंगे आप ई केवाईसी का, तो पहला तो हमारा वही सेम जो आज तक करते हैं, आधार कार्ड। एक तो आधार कार्ड से सत्यापन कर सकते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट करना है। ठीक है, एसएसओ जन आधार के माध्यम से जनरेट होता है, आधार नंबर दर्ज करना है, आपका काम हो जाएगा। फिर इन्होंने एक और चीज बोली है, क्या, चलिए अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो क्या करें, तो कोई बात नहीं, घबराइए मत। आधार कार्ड नहीं है तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में इस हेतु निर्धारित सहमति की घोषणा करनी होगी। घोषणा करने के बाद उम्मीदवार 3 में से किसी एक विकल्प का चयन कर स्वयं का नाम, पिताजी का नाम और जन्म तिथि को सत्यापित करेगा। क्या क्या है वो 3 तरीके आधार नहीं होने पर, एक तो मूल प्रमाण पत्र विकल्प, एक डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं बोर्ड मार्कशीट जोड़ने का, और यदि उम्मीदवार उपरोक्त किसी प्रक्रिया से उनके विवरण को सत्यापित करने में असमर्थ है तो उसे
एक घोषणा करनी होगी कि मैं अपनी प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूं, इसलिए मैं परीक्षा हेतु निर्धारित समय से 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु उपस्थित हो जाऊंगा या होंगी। ठीक बात है। तो अगर किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो इन्होंने ऑफलाइन का भी एक तरीका दे दिया है, बस आपको एग्जाम से 1.5 घंटे पहले वहां पर बायोमेट्रिक अपडेशन के लिए पहुंच जाना है। क्लियर है बात। चलिए, अगर आप किसी भी प्रकार की गलती कर देते हैं तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि भैया ई मित्र वाले ने गलती करी है। यहाँ लिखा कैसा, ई मित्र द्वारा की गई आवेदन में गलती को भी आवेदक की गलती ही माना जाएगा। ठीक है, तो भैया ध्यान से भरना है। चलिए, अब ये तो कोई इतनी समस्या होगी नहीं, आपको इतने सारे एग्जाम देते हो आप। ठीक है, अपनी स्वयं की एसएसओ आईडी से ही भरना है, ये सबको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस पेज की। इस पेज में क्या है खास, चलिए एक बार ये जो पंजीकरण शुल्क लगेगा आपका वो कितना है, जनरल का और ईडब्ल्यूएस, जनरल और ओबीसी और एमबीसी के आवेदक हेतु 600 रुपए, नॉन क्रिमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग और ओबीसी सॉरी ईडब्ल्यूएस वाले एससी एसटी इनका है 400 रुपए, और फिजिकली डिसेबल्ड वाले हैंडीकेप्ड वाले बच्चों का है 400 रुपए। ठीक बात है। अगर आपने पहले दे दिया है ओटीआर, भर दिया है और उसे केवल और केवल आपको अपडेट करना है तो दोबारा शुल्क देय नहीं होगा, बस आपको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक बात है। चलिए, तो ये हम देख चुके हैं कि 11 एग्जाम्स कौन सी है, देखा जाए तो 12 हो गई है। ठीक है, क्योंकि जल संसाधन विभाग में एक जिलेदार की एक पटवारी की है, तो 1 नंबर ये 2 नंबर ये, टोटल देखोगे तो 12 एग्जाम्स आपकी हो गई है। ठीक है। चलिए, विज्ञापन जारी करते समय जब इनका विज्ञापन आएगा सीईटी के बाद तो इनके रिक्त पदों की संख्या वहां पर दर्शा दी जाएगी आपको। चलिए, विशेष सूचना क्या है, वही एज का जो आपको प्रावधान दिया जाता है वो दिया जाएगा। ठीक है, ये हमें देखने की अभी जरूरत है नहीं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए जितना दिया जाता है वो दिया जाएगा। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण दे है, एमबीसी के लिए 5% आरक्षण दे है, तो वो जो भी आरक्षण वाली सेवाएं वो यथावत रहेंगी। ठीक है, उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो भैया ये स्पोर्ट्स कोटा और ये सब फर्जीवाड़ा कोई मत करना, अब नहीं चलेगा। और इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि आपने यदि इनका प्रतिनिधित्व किया हुआ है तभी आप अपना लगाएं, फालतू ना लगाएं। ये देखो, हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पे पढ़ो, किया हो, इन्हीं में प्रतिनिधित्व किया है तो काम चल जाएगा आपका। ठीक बात है। चलिए, फिर बढ़े आगे और क्या अपडेट है देखते हैं। ये सब दे रखा है, देखो स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्ति से या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो, तो ये तो आप देख ही लेंगे, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित, ये ध्यान देना है, इसके द्वारा आयोजित होना चाहिए कोई खेलकूद या नेशनल स्कूल गेम में आपने कोई मेडल जीता हो, या फिर आपने ये किया हो, या फिर आपने ये किया हो, और या फिर आपने यहाँ जीता हो, तब आपको ये फायदा मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखो, ऐसा आपको अगर आप स्पोर्ट्स कोटे में जाना चाहते हैं तो उत्कृष्ट खिलाड़ी को खेल प्रमाण पत्र संबंधित पद के लिए मुख्य परीक्षा में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत करना होगा, उससे पहले तक आपका बन जाना चाहिए। फिर अब डिसेबल्ड वालों की बात करें तो डिसेबल्ड वालों के लिए वही सेम कि आपका जो प्रमाण पत्र है वो मुख्य परीक्षा में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत करना होगा। ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कि इसकी पात्रता क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो भैया देख लो आप, अगर आपने बीएससी बीटेक ये सब किया हुआ है, कुल मिला के आपने स्नातक किया हुआ है, स्नातक या उसके समतुल्य कुछ किया हुआ है, ग्रेजुएशन की हुई है, तो आप सब क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं। कुल मिला के
ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए या आप लास्ट ईयर में क्या हो, अपीयर्ड हो। ठीक बात है। तो देखो इन्होंने साफ लिख रखा है, जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के मतलब आप जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसकी परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा है, जो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन वह उसे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है, साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है। कुल मिला के लास्ट एग्जाम से पहले तक आपको वो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक बात है। समान पात्रता परीक्षा हेतु निर्धारित, ये पढ़ो फिर अब। शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित हो रहे हैं अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता मुख्य परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को पात्र नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो मुख्य परीक्षा जो होगी आपकी 11-12 जो दी है, उनसे पहले तक आपको एक ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो इस बार जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में वो भी सीटी भर सकते हैं, ये क्लियर हो चुका है। ठीक बात है। अब ये राष्ट्रीयता तो भारतीय होंगे सब बच्चे, तो इसको तो आगे अपन बताएंगे नहीं। बाकी भैया ये सब है, नेपाल का प्रजनन हो, नेपाल का प्रजाजन हो, सॉरी भूटान का हो, ये सब भी आप भर सकते हैं। बाकी अगर बात करें एज, देखो 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त हो रही हो आपकी और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, कुल मिला के 1 जनवरी 2025 से आपकी आयु गणना करी जाएगी। ठीक बात है। चलिए अब हम बात करें आगे की। वही छूट के प्रावधान आपको सबको पता है। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट दी जाती है। एससी, एसटी, ओबीसी, एमडीसी और ईडब्ल्यूएस के पुरुष अभ्यर्थी को 5 वर्ष की छूट दी जाती है। महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट दी जाती है। तो ये सब देख लीजिएगा आप। ठीक बात है, और ये सबको पता भी है। अब हम बात करते हैं आगे की, सिलेबस वगैरह पे पढ़ते हैं थोड़ा सा। कैदी वेदियों की बात की गई है, कैदी कोई होगा नहीं, मुझे लगता नहीं है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। बाकी आप अगर किसी कारणवश जेल वेल में रहे हैं तो ये देख लीजिएगा एक बार। ये इन्होंने बता दिया कब से कब तक इसका जमा किया जा सकता है। देखो ओटीआर आपको जो अपडेट करना है वो 9 अगस्त से 7 सितंबर तक, 9 अगस्त से 7 सितंबर तक आप भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भी आप 9 अगस्त से 7 सितंबर तक भर सकते हैं। उसके बाद आपको कोई भी दिया नहीं जाएगा मौका। परीक्षा आयोजन कब होगा, तो 25/9 से कितना है ये भैया, चलिए इसको देख लेते हैं एक बार के लिए। 25 से 28 तक इसका आयोजन होगा। तो आपका जो फॉर्म फिलिंग डेट है, फॉर्म फिलिंग डेट वो आपके स्टार्ट हो जाएगा 9 अगस्त से, 9/8 से 7/9 तक। ठीक है। और आपकी यदि एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट जो रहने वाली है वो 25/9 से 28/9 तक होंगी। ठीक है। तो 25, 26, 27, 28 टोटल 4 दिन आपकी एग्जाम चलेगी। तो इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ठीक है, लिख रखा है इन्होंने यहाँ पर, तो नॉर्मलाइजेशन की कार्यवाही की जाएगी। ठीक बात है। प्रवेश पत्र के लिए आपको अलग से बता दिया जाएगा वेबसाइट पर। ठीक है। नियुक्ति की अयोग्यता आप सबको पता है। चलिए कैसे करना है आवेदन, ये सब आप देख लीजिएगा। ऑफलाइन अलाउ नहीं होगा, केवल और केवल ऑनलाइन भरना है। ओटीआर अपडेट करना है सबसे पहले सभी को, और जिन्होंने ओटीआर कभी भरा ही नहीं है पहले ओटीआर भरना है, पैसे जमा कराने हैं, उसके बाद अपना काम होगा। ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखो फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार माना जाएगा।
आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो अधिकतम 1 माह पुराना अपलोड करनी होगी। मोबाइल और अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नहीं करें। फोटो की पृष्ठभूमि सफेद या हल्के रंग की हो। आवेदक का चेहरा कम से कम 50% तो जगह घेरे, ठीक है, और स्पष्ट होना चाहिए फोटो। फोटो जेपीजी प्रारूप में हो, साइज ये हो 3.5 4.5 पिक्सल ये होने चाहिए, अधिकतम ये होने चाहिए 50 KB से 100 KB, 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, और परीक्षार्थी के समय परीक्षा के समय प्रवेश पत्र उपस्थिति पत्र पर लगी फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए। हस्ताक्षर अपलोड कैसे करने? A4 साइज का जो पेपर होता है उसको आपको क्या करना है, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें, ठीक है, और फिर उसे स्कैन करवाकर आयताकार बॉक्स तक क्रॉप करने के पश्चात अपलोड करें। इसका भी क्या होना चाहिए, वही सेम जेपीजी प्रारूप होना चाहिए, ठीक बात है। और ये पिक्सल होने चाहिए 20 से 50 KB, 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सिग्नेचर की जो मैक्सिमम साइज है वो है 50, फोटो की है 100 KB, ठीक है। चलिए, फिर देखो क्या होता है, एग्जाम के बाद ऑब्जेक्शन लगाए जाते हैं, तो हर ऑब्जेक्शन पे 100 रुपए आपसे लिए जाते हैं। वही सब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। तोड़ फोड़ वगैरह कहीं कुछ करनी ही नहीं है। संशोधन की प्रक्रिया क्या है, देखो, 300 रुपए देके आवेदन प्राप्ति के अंतिम दिनांक के पश्चात 7 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300 रुपए देकर आप संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने जो ओटीआर के समय चीजें दर्ज की है उनमें आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे, ठीक बात है। ओटीआर में शैक्षणिक योग्यता में केवल एक बार संशोधन संशोधन की अनुमति दी गई है, यहाँ ये भी ध्यान दीजिएगा। तो हर चीज भैया ध्यान से थोड़ा सा इस बार, ठीक है। बड़े आगे ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ खास बताया जाए, खास की वेट कर रहे हैं। खास मतलब सिलेबस वगैरह, तो सिलेबस आने वाला है जब हम देख लेंगे। चलिए, आ गया है। देख, अब जो पेपर है अपना, इसकी बात करें सीईटी ग्रेजुएशन की, जो जानना था हमें, 150 प्रश्न आएंगे, 300 अंकों का 3 घंटे मिलेंगे। तो ये 3 घंटे को तो मैं अपडेट कर देता हूँ, मान लीजिए 3 घंटे 10 मिनट आपको मिलने वाले हैं। क्यों 10 मिनट? वो फिफ्थ ऑप्शन की, ठीक बात है। और ये देखो, कल इन्होंने रात में अपडेट किया था कि नेगेटिव मार्किंग होगी इस बार, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का भी इन्होंने साफ साफ बोल दिया है। तो इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी, लास्ट टाइम नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई थी। तो 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 2 अंक का, तो 150 प्रश्न कितने हो गए, 300 अंक के। नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1/3, ठीक है। कहाँ गया भैया, ठीक है। अब सिलेबस की बात करें तो देखो सिलेबस में क्या क्या है। कुल मिला के सब कुछ दे दिया है इन्होंने, कुछ नहीं छोड़ा है। इधर मैं लिख देता हूँ पर्टिकुलर। वो 150 प्रश्न तो आपको समझ में आ गए, 150 प्रश्न है, एक प्रश्न 2 मार्क्स का, कुल अंक है 300, 3 घंटे 10 मिनट आपको मिलेंगे। क्यों 10 मिनट? वो फिफ्थ ऑप्शन आपने भरा है या नहीं भरा है। देखो, राजस्थान और भारत का इतिहास आएगा, राजस्थान का इतिहास आएगा, कला आएगा, सांस्कृतिक साहित्य परंपरा विरासत, हाईलाइट ही कर देते हैं। सामान्य हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर का ज्ञान, ठीक है।
अब मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, मैं आपको यहाँ पर क्या क्या कराने वाला हूँ। यूट्यूब पे, ये रहा यूट्यूब अपना, यूट्यूब पे मैं आपको करा दूंगा हिंदी, ठीक है। मैं करा दूंगा आपको कंप्यूटर पूरा, जितना पूछा जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, तो ये भी मैं आपको करा दूंगा, राजस्थान इकोनॉमी, राजस्थान की अर्थव्यवस्था। उसके बाद हम देखेंगे राजस्थान ज्योग्राफी, ये मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। फिर बात करें राजस्थान आर्ट कल्चर, ये मैं आपको करा दूंगा। बाकी कुछ और भी टॉपिक होंगे तो मैं कोशिश करूंगा आपको कराने की, लेकिन मेनली मैं आपको ये कराने को तैयार हूँ, ठीक है। तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता भी मैं आपको पढ़ाई दूंगा, साइंस रह गई, ठीक है। और ये रीजनिंग वाले टॉपिक, तो ये तो आप समर्थ क्लासेस ऑनलाइन से पढ़ लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सब कुछ। चलिए अब इन्होंने डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, डिटेल्ड सिलेबस हम देख लेते हैं। अगर राजस्थान और भारत के इतिहास की बात करें तो ये रहा इनका सिलेबस। अब हर चीज डिटेल में भी बताने की जरूरत नहीं है, जब चालू करेंगे सिलेबस पढ़ाना तभी हम बात करेंगे। ये रहा राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, ये रहा सिलेबस, पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा t.me/समर्थ क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। जिसको चाहिए पर्सनल वो 8112211369 पे व्हाट्सअप कर दो, वहां भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। या और कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, कोशिश करेंगे 15-16 अगस्त से आपकी क्लासेस रखने की, ठीक है। तो ये है पूरा सिलेबस, अब देख लीजिएगा आप। इन्होंने मैथ्स भी दे दी है इसी में, हिंदी इंग्लिश तो है ही आपका जो आता है जनरली सब में। कंप्यूटर में क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम रोम फाइल सिस्टम इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बेसिकली फंडामेंटल ऑफ एफओसी दे दिया है पूरा, और एमएस ऑफिस दे दिया है। तो एफओसी, ओएस और एमएस ऑफिस, बहुत बड़ा वेटेज दिया आपको इन्होंने कंप्यूटर का, इसको अच्छे से करके जाना है। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से करना है, छोड़ना नहीं है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स, ठीक बात है। अब इन्होंने लास्ट में क्या बोला है, 5 गोले आएंगे, 5 गोले भरने। अगर आपने 10% से अधिक गोले नहीं भरे तो आप डायरेक्टली बाहर हो जाएंगे, ठीक है। देखो सेम चीज, 10% से अधिक प्रश्नों के किन्हीं 5 गोलों में से गोले नहीं भरने पर 150 प्रश्न आएंगे, ठीक है। 15 या 15 से ज्यादा गोले नहीं भरते तो आप क्या हो जाएंगे, अयोग्य घोषित हो जाएंगे। और कोई एक गोला नहीं भरते तो उसका भी नेगेटिव मार्किंग होगा। तो ये था अपडेट सीईटी ग्रेजुएशन को लेके, ठीक बात है। गेस्ट आया हुआ इसलिए थोड़ा सा आवाज आज स्लो रही है मेरी, तो संभाल लेना आप लोग, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। किसी को भी किसी तरह का कोई डाउट है या पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दो, मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है। चलिए सेशन को यहीं एंड करते हैं।